भारत लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर लोकतांत्रिक जड़ें कितनी गहरी हैं और कितनी पुरानी हैं, इसको दर्शाने के लिए भारत मंडपम के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका नाम है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर भारत की पूरी जर्नी, हजारों साल पुरानी जर्नी को दिखाया गया। तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, डेलीगेट्स को। मेरे साथ में मौजूद है सच्चिदानंद जोशी जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के, और इसको पूरा क्यूरेट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो इंटरएक्टिव स्लाइड्स आपने लगाया है और यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, डेलीगेट्स आए, इनके बारे में थोड़ा बताइए। शिवाजी महाराज को मैं देख पा रहा हूँ। ये जो पूरी की पूरी प्रदर्शनी है, इसकी विशेषता ये है कि हम पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी कैसे है, इसके क्या आधार हैं हमारे पास, इसके कौन कौन से तथ्य उपलब्ध हैं, कौन से दस्तावेज हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रदर्शनी एक बहुत अच्छे शोध का परिणाम है, जो कि शोध माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ पर किया है। और इस शोध की विशेषता ये है कि हमने इसमें 16 भाषाओं में, आप देख सकते हैं कि हमने 16 भाषाओं में ये सारी पैनल्स तैयार की हैं। और न सिर्फ पैनल्स तैयार किए हैं हमने 16 भाषाओं में, इसका ऑडियो भी है। अगर आप डायरेक्शनल स्पीकर से करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑडियो भी सुनाई देगा, ये आप सुन सकते हैं वो उस भाषा। जी। तो ये ध्यान में रखा गया कि हमारे जो पूरे के पूरे विश्व के अलग अलग देशों के सारे हमारे प्रतिनिधि आएंगे, तो उन प्रतिनिधियों को उनकी भाषा में ये सारी जानकारी मिले, इसलिए ये सारे प्रयास किए गए हैं। मैं एक स्लाइड देख पा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। भक्ति मूवमेंट में तमाम जो हमारे संत हुए, जिन्होंने एकता को लेकर और बराबरी को लेकर मैसेज दिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारे मध्यकाल की बात है। मध्यकाल में हम जानते हैं भारत बहुत सारे विदेशियों के आक्रमण से घिरा रहा, लेकिन उस दौरान भी हमारे यहाँ संतों ने, हमारे अलग अलग विचार के संतों ने अपनी अपनी बातें कहीं। लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था या उसका जो मूल तत्व है वो है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। और ये सिर्फ सत्य एक है उसी की बात नहीं है, ये बात ये भी है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर, जैसे आप देखिए गुरु नानक देव जी ने अपनी जगह पे, संत बासावन्ना देवी जी ने अपनी जगह पे, या कवियत्री लाल देव ने अलग जगह पे, बुल्ले शाह ने, ये सब जो है अलग अलग जगह पे थे, पर जो अभिव्यक्ति उनकी थी वो एक ही सत्य की अभिव्यक्ति थी। और वो जो भारत की जो दर्शन है, भारत की जो फिलॉसफी है, उसने एक तरह से भारत को एकता के सूत्र में विपरीत परिस्थितियों में बांध के रखा। इसलिए हम देखते हैं कि जो भले ही हम गुलाम रहे कुछ वर्षों तक, लेकिन भारत का जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो अपनी जगह पे मजबूती से गड़ा रहा। और यही कारण है कि भारत एक बार फिर से अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ विश्व के सामने आ पाया। हम अपनी बात करते रहेंगे, लेकिन ये फाइयान जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने भारत के बारे में लिखा कि यहाँ पर भेदभाव मैंने नहीं देखा और यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप है। फाइयान ने अपनी बात कही है, और फाइयान हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के काल में आए और उन्होंने अपनी बात कही, और ये पूरा का पूरा उन्होंने उस वक्त अपने एनेक्डोट्स में लिखा है। और ये हमने ये पैनल इसलिए बताई कि हर बार ये होता है कि आपने तो कहा पर विदेशियों ने क्या कहा, तो हमने ये भी बताने की कोशिश की है। मेगास्थनीज का क्या स्मरण है, यहाँ मेगास्थनीज की बात हमने कही है। मेगास्थनीज ने जो बात कही वो भी हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि वो मौर्य की राज्यसभा में आए, तब उन्होंने कहा कि लोग कैसे सब मिल के बात करते हैं। या सेल्यूकस ने कहा कि भारत में उनको कहीं भी गुलामी नहीं दिखी। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, डियोडोरस सेल्यूकस ने, कि ये उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है और किसी भी परिस्थिति में किसी का दास नहीं। अब ये बात आज से इतने साल पहले 300 ईसा पूर्व में बात कह रहे हैं, 300 ईसा पश्चात में, तो ये बात जो कहने की है, ये विशेषता, ये सारी चीजें भी विश्व को मालूम पड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आई थिंक जो अर्थशास्त्र है वो सबसे डिटेल्ड अकाउंट है कि एक राजधर्म क्या होता है। अपने आप में ऐसी पहली ट्रिटाइज है जिसमें राजधर्म बताया गया, और ये भारत की नहीं, मुझे लगता है विश्व की पहली ट्रिटाइज है जिसमें राजधर्म की बात कही गई है। और वो कह रहे हैं प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजा नाम हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। तो इसलिए राजा को वही करना चाहिए जिसमें राजा लोक कल्याण सोचता हो। तो ये बात ये बताती है कि हम कहते हैं ना कि अथॉरिटेरियन नहीं था हमारे यहाँ। राजा हमेशा पीपल ओरिएंटेड, लोक कल्याण की बातें सोचने वाला ऐसा रहा है, ये बात बताने की चेष्टा। भारत में सनातन धर्म
था, मजबूत था, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं, इंक्लूसिवनेस दिखाता है हमारी। जी जी। और जैन और बौद्ध धर्म की विशेषता हमने कही है, जैसे बौद्ध धर्म में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, जो इनकी संघ की व्यवस्था है, संघ में कैसी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रही है और उन्होंने कैसे आपस में मिलजुल कर न सिर्फ नेतृत्व लेकिन क्या काम करना है, समाज हित में कैसे बात करना है, इसकी बात कही है। या जैन धर्म ने कंपैशन एंड इक्वालिटी के बारे में, हाँ, कंपैशन और इक्वालिटी इनकी बात हम आज भी करते हैं। आज भी करते हैं और ये शाश्वत है। या जैन धर्म में जैसे अनेकांतवाद की बात कही है, तो आज भी हम उस बात को कर रहे हैं और यही यही हमारे भारत की समाज की विशेषता है कि हम कैसे व्यक्ति, आप देखिए अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये इस बात को कहते हैं कि सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये बात हमारे यहाँ जैन युग में कही गई बातें हैं जो आज भी पूरा विश्व प्रैक्टिस कर रहा है। महाभारत और रामायण, आई थिंक हर व्यक्ति, हर भारतीय कनेक्ट करता है। हर भारतीय कनेक्ट करता है, पर ये भी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये भावनात्मक रूप से तो हैं ही हमारे मानक ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें जो ज्ञान है, ज्ञान की जो उपलब्धि है, वो भी हमारे आप में। देखिए जब भीष्म शरशैया पर हैं तब भी वो युधिष्ठिर को ज्ञान क्या दे रहे हैं कि राजा को राज कैसे करना चाहिए, राजा को राज व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए। जो भीष्म पर्व है वो अपने आप में यही सारी बातें बताता है। जब महाराज दशरथ ने जब सोचा कि अब उन्हें राज त्याग कर उनको उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, तो उन्होंने अपने संतों से, महर्षियों से, ऋषियों से कहा कि वे चुने कि वो किसको राज दे सकते हैं, और सबने फिर आपसी सहमति करके कहा कि आप श्री राम को राज दे सकते हैं। ऐसे फिर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हुए। ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री वो है, और कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए, तकरीबन कितने डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे? 600 करीब डेलीगेट्स इस पूरे डेलीगेशन हॉल में हैं, और उसमें से हमने ऐसे काउंटर लगाया तो 450 से 500 डेलीगेट्स तो यहाँ कम से कम आके गए। अच्छा रिस्पॉन्स था काफी, बहुत रुचि दिखाई, सब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जानना चाहते थे। अच्छी बात थी और उन्होंने इसको सबको बहुत सकारात्मक ढंग से लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी की पूरी प्रदर्शनी का जो टोन एंड टेनर है, जो वो अपने आप में इतना इंक्लूसिव है कि हम सबको समावेशी, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वही बात इस प्रदर्शनी में भी ला। विकास और विरासत को एक साथ, दोनों को साथ लेके बढ़ने की बात भी। और ये है कि ये जो समन्वित विकास है वो कैसे स्थायी होता है, सस्टेनेबल होता है। तो सस्टेनेबल वो तभी होता है जब वो विरासत के साथ होता है। तो जब आप परंपरा के साथ जुड़ते हैं, विचार के साथ जुड़ते हैं, तभी आप सस्टेन करते हैं। ये बात यहाँ भी साबित हो जाती है और हमारी भारत की परंपरा में तो है ही। धन्यवाद, हमसे बात कर लेंगे जोशी जी। तो पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, साथ सम्मान के साथ भारत ने दिखाई अपनी पूरी जर्नी लोकतंत्र की, कि कैसे यहाँ पर लोकतंत्र एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हजारों सालों से हमारे यहाँ पर लोग चुने जाते हैं, सभा समिति के थ्रू फैसले होते हैं, और इस पूरी ह्यूमिलिटी के साथ भारत ने अपनी पूरी विकास गाथा डेमोक्रेसी को लेकर पूरी दुनिया को बताई। लोकेंद्र के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।